Hello students, welcome back to this channel Biology by Rajendra Parekh. Students, we are studying the second chapter of class 11, Biological Classification. Now students, this is the second video of the series, and in the first video I told you that this chapter is mainly about different classification systems. We looked at the history of classification systems and we tried to understand how that two-kingdom classification system proposed by Linnaeus evolved or developed into the five-kingdom classification system of R.H. Whittaker. स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह भी बताया था कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंज होती रहती हैं, ओके, और फ्यूचर में भी ये होता रहेगा. सो सेम थिंग हैज़ हैपेंड, और जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, राइट या तो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स प्रपोज की गई हैं. So students, today we are going to look at another classification system which is known as three-domain classification system. Now students, ये थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, इसे समझने से पहले हमें क्या करना होगा कि जो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई थी उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं. आज का ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, नॉट ऑफ दैट काइंड. शॉर्ट मतलब 60 सेकंड से कम वाला नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली छोटा वीडियो ये होने वाला है. और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट वीडियो पूरा किंगडम मोनेरा के लिए होगा. आज हम सिर्फ थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. वेल स्टूडेंट्स, वैसे तो रिवीजन करना है, राइट तो वीडियोस तो ऑलरेडी आपके पास हैं, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो. नहीं स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये रिवीजन फिर से एक बार सुनना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ाते हैं उस वक्त हम टच नहीं करते हैं, राइट क्योंकि फोकस कहीं और होता है, कुछ और होता है. कुछ चीज़ें बाद में आपको ऐड करवाई जाती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, वैसे तो ये स्लाइड्स देखी हुई है आपने, लेकिन कुछ चीज़ें मैं इसमें एडिशनल बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है. मेन तो पर्पस मेरा यह है स्टूडेंट्स कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रुप्स हैं ना, उनको आप थोड़ा अच्छे से पहचानने लगो, उनसे फैमिलियर हो जाओ. तो ये भी आपको करना है. तो कोशिश करना आप कि आप उनके बारे में जानते हो पूरा या नहीं, आपको उनके बारे में पता है या नहीं, ये आपको सोचना है, ठीक है. वेल स्टूडेंट्स, तो कैरोलस लिनियस उन्होंने क्या करा था, ही ट्राइड टू क्लासिफाई एंटायर एम्पायर ऑफ नेचर, राइट. तो उन्होंने पूरे नेचर को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी. क्या करा था उन्होंने, नेचर को लिविंग और नॉन लिविंग ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, और जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उन्हें उन्होंने एक रेगनम लैपिडियम में रखा था. रेगनम मतलब किंगडम. सिमिलरली जो लिविंग थिंग्स थी उन्हें उन्होंने दो रेगनम्स में क्लासिफाई किया था, रेगनम वेजिटेबल एंड रेगनम एनिमेल, मतलब कि किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है. स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरुआत हो गई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, राइट. उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करा था और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए थे. सो इट इज सेड दैट लिनियस प्रपोज्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, एक गलती उन्होंने करी थी कि एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, उन्होंने ऑलरेडी क्या करा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया था उस टाइम पे. उन्होंने जब ये सिस्टम प्रपोज की उससे पहले, फिर भी लिनियस ने इसको इग्नोर किया था, इस चीज़ को अपनी सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है. फिर जो ये गलती थी सुधार ली थी किन्होंने, जॉन हॉग ने यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड कर लिया था. उन्होंने नाम दिया था प्रोटोक्टिस्टा. एक किंगडम, एक रेगनम वर्ड अभी निकाल दिया, उन्होंने किंगडम वर्ड यूज़ किया, तो ये चार किंगडम्स हो गए. उन्होंने लैपिडियम को भी रखा था, मतलब कि ये पूरे नेचर का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है. लेकिन स्टूडेंट्स, आपको आज ये समझना है कि प्लांट्स तो आप समझते हो, एनिमल्स आप समझते हो, प्रोटोक्टिस्टा में किन्हें निकाला गया था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में से एक में भी फिट नहीं होते थे, तो उन्हें प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया था, ठीक है.
फिर स्टूडेंट्स अर्न्स्ट हैकेल जो थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने लैपिडियम को निकाल दिया, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स को सिस्टम से निकाल दिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम से निकाल दिया। मतलब कि यह क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गई ओनली फॉर लिविंग थिंग्स। एक और चेंज उन्होंने किया था कि प्रोटोक्टिस्टा से नाम बदल दिया था प्रोटिस्टा। और एक चीज करी थी, फंगी, वे मानते थे कि फंगी प्लांट्स नहीं है, तो उन्होंने फंगी को यहाँ पर रखा था प्रोटिस्टा में, लेकिन उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्हें ये पसंद नहीं आया था। राइट। देन स्टूडेंट्स, जब एडवर्ड कैटन ने एक टर्म दिया प्रोकैरियोट्स, मतलब कि कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर, अच्छे से सुनो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर नहीं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के जो किंगडम था प्रोटिस्टा, उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे पाए गए जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव था, वेल डेवलप्ड नहीं था। राइट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए एडवर्ड कैटन ने एक टर्म यूज किया था, कौन सा? प्रोकैरियोटा। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो उन्होंने प्रोकैरियोट्स एक वर्ड यूज किया था और यह चीज भा गई किन्हें? हर्बर्ट कॉपलैंड को। और उन्होंने क्या करा, प्रोटिस्टा में से जो भी ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले थे, उनका एक अलग फाइलम बनाया और रखा कहाँ पर? प्रोटिस्टा में ही उस टाइम पे रखा था। राइट। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो रॉजर स्टेनियर थे उन्होंने एक बहुत ही बिग चेंज किया था, और ये आज के टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हैं, तो इसे अच्छे से समझना है। से स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या करा, पहले तो ये करा कि यहाँ पर जो मोनेरा था, याद है ना, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस वाले, उनको अलग कर दिया कि ये बहुत अलग है, इनके साथ नहीं रख सकते, तो अलग कर दिया मोनेरा। ठीक है। अभी जब मोनेरा को अलग किया, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आगे वाले वीडियो में नहीं बताया था मैंने, जब मोनेरा यहां था, राइट, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वे सारे एक जैसे नहीं थे, कुछ प्रोकैरियोटिक थे और बाकी सारे यूकैरियोटिक थे। लेकिन जब मोनेरा को अलग कर दिया, सुनो, अलग कर दिया क्योंकि उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, तो जो बाकी बच गए उनका न्यूक्लियस कैसा है? वेल डेवलप्ड। तो उनको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, उनका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो बना दिया किन्होंने? रॉजर स्टेनियर ने। नाउ ग्रुप बनाया किनका? कुछ ग्रुप्स का, टैक्सा का, राइट, जो कि ऑलरेडी कौन से रैंक वाले थे? किंगडम। तो किंगडम्स का ग्रुप हो गया, तो किंगडम के ऊपर भी एक रैंक डिफाइन करने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या करा था, उस किंगडम के ऊपर वाले रैंक को नाम दिया था एम्पायर। एम्पायर। तो ये हो गया एम्पायर यूकैरियोट्स। एम्पायर क्या है स्टूडेंट्स? किंगडम के ऊपर वाला रैंक है। क्यों डिफाइन करना पड़ा? क्योंकि ये जो तीन किंगडम्स है उनमें एक कॉमन कैरेक्टर है, कौन सा? उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, और इन्हें अलग कर दिया गया क्योंकि उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यहां पर तो एक ग्रुप बना किंगडम्स का बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। क्या सिमिलैरिटी? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है। लेकिन यहां पर एक ही किंगडम है, कौन सा? मोनेरा। और इस किंगडम को प्रोकैरियोट्स में रखा गया। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, अगर आपने मेरे चैप्टर 1 वाले वीडियोस देखे हैं, तो मैंने मोनोटाइपिक टैक्सा समझाया था आपको। मोनोटाइपिक मतलब कि किसी एक टैक्सॉन में सबऑर्डिनेट लेवल का एक ही टैक्सॉन है, तो उस टैक्सॉन को हम कहते हैं मोनोटाइपिक टैक्सॉन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, थर्ड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर का, मैं लिंक रख दूंगा। ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स एक टैक्सॉन है, रैंक कौन सा है? एम्पायर। तो एम्पायर प्रोकैरियोट्स में नेक्स्ट लेवल का एक ही टैक्सॉन है, कौन सा? मोनेरा।
ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स एक टैक्सॉन है, कौन से रैंक वाला? एम्पायर। उसमें सबऑर्डिनेट लेवल के 3 टैक्सा हैं, 3 किंगडम्स हैं। तो ये पॉलीटाइपिक टैक्सॉन हो गया कौन? यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स मोनोटाइपिक टैक्सॉन हो गया। ये एप्लीकेशन हो गया स्टूडेंट्स, जो नॉलेज हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में गैदर किया था। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाली चीज मतलब कि जो रोजर स्टेनियर का जो कंट्रीब्यूशन है थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें क्या किया गया है कि जो फंगी हैं, आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उस टाइम पे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फंगी जो हैं, कुछ साइंटिस्ट फंगी को प्लांटी का पार्ट समझते थे, और जैसे अर्न्स्ट हैक्कल ने बताया था कि मैं यहाँ रखूँगा, तो जहाँ भी हो फंगी यहाँ, फिर या तो फिर यहाँ, फंगी को विटेकर ने अलग कर दिया, मतलब कि एक और किंगडम उन्होंने बना दिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो पहले तो आज का जो टॉपिक है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें आपको ये समझना है कि जो रॉजर स्टेनियर ने जो वर्ड यूज किया था ना, कौन सा? एम्पायर। किंगडम के ऊपर का रैंक क्या? एम्पायर। बस उसकी जगह यूज करना है डोमेन। तो ये तो ऑलरेडी एक डोमेन हो जाएगा, उसमें फंगी भी आ जाएगी। लेकिन 3 डोमेन, बात 3 डोमेन्स की है, तो स्टूडेंट्स इस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम में कार्ल हुज और कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज करी थी ये सिस्टम। उन्होंने इस मोनेरा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 2 डोमेन्स बनाए हैं। मतलब कि जैसे यहाँ प्रोकैरियोट्स है, तो वैसे ही उन्होंने 2 सेपरेट डोमेन्स बनाए हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद तो क्या है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सी पहले तो आपको याद क्या रखना है? द नेम्स ऑफ द 5 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया। देन क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। तो 5 क्राइटेरिया आपको याद रखने हैं। सेल स्ट्रक्चर, body organization, mode of nutrition, then mode of reproduction and phylogenetic relationships, evolutionary relationships। ठीक है। नाउ स्टूडेंट, सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यह देखना है कि सेल जो है प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, मतलब कि न्यूक्लियस प्रिमिटिव है या वेल डेवलप। ठीक है। तो मोनेरा में कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है। बाकी सारे जो है उनमें कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। सो दे आर यूकैरियोट्स। देन स्टूडेंट्स, यूकैरियोट्स को अगेन क्लासिफाई करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटिस्टा में कैसे वाले ऑर्गेनिजम्स आ गए? यूकैरियोट्स बट यूनिसेल्युलर। और जो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स थे उन्हें प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया में क्लासिफाई किया गया है। नाउ स्टूडेंट्स, इनके फर्दर क्लासिफिकेशन में रिप्रोडक्शन के मोड को भी कंसिडर किया जाता है। देन स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप्स हैं दे आर ऑल्सो अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन, राइट? टू सम एक्सटेंट दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसके बाद वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें हम इन 5 जो किंगडम्स हैं उनमें से ये वाले चैप्टर में किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी पढ़ने वाले हैं। एक पूरा वीडियो नेक्स्ट मोनेरा के रिगार्डिंग होगा, जैसे मैंने आपको बताया है। नाउ स्टूडेंट्स, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है। कुछ डिटेल्स पहले जान लेते हैं सिर्फ, जैसे कि दिस सिस्टम इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स मेड बाय 3 साइंटिस्ट, कार्ल हुज, ऑटो कैंडलर एंड मार्क विलिस। नाउ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बुक्स में आपको कार्ल हुज का ही नाम मिलेगा कि किन्होंने दी थी यह सिस्टम, तो आपको मिलेगा कि कार्ल हुज ने दी थी। लेकिन इन 2 साइंटिस्ट का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। ठीक है। हालांकि शुरुआत इन्होंने की थी इस थियोरी की, और फिर धीरे धीरे थियोरी डेवलप होती गई इनके कंट्रीब्यूशन से। ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स, इन्होंने जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दी है, तो ये 3 डोमेन्स कौन से थे, राइट? तो ये 3 डोमेन्स थे स्टूडेंट्स, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। और कैसे बने ये 3 डोमेन्स? देखिए स्टूडेंट्स, व्हिटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप जानते हो। तो ये 4 जो किंगडम्स हैं यूकैरियोट्स हैं, ओके, सारे ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स हैं। तो क्या करा इन साइंटिस्ट ने, इन 4 किंगडम्स का एक ग्रुप बना दिया बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स, और उसको नाम दे दिया यूकैरिया, और रैंक कौन सा दिया? डोमेन। ओके, तो डोमेन क्या है? एक रैंक है। किंगडम्स के ग्रुप को कौन सा रैंक दिया जाता है? डोमेन। आगे एक सिस्टम में एम्पायर रैंक दिया गया था, आपको याद होगा, रॉजर स्टेनियर। ओके, तो वैसे इन्होंने डोमेन रैंक यूज़ किया है। और मोनेरा को इन्होंने डिवाइड कर दिया है 2 ग्रुप्स में डिफरेंसेस के बेस पे। क्लासिफिकेशन हमेशा सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे होती है। ओके, तो इन्होंने क्या करा, मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में। तो एक ग्रुप को नाम दिया आर्किया और दूसरे ग्रुप को नाम दिया बैक्टीरिया, और इन्हें भी कौन सा रैंक दिया गया? डोमेन। नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहां पर किंगडम्स के ग्रुप हैं, किंगडम्स का ग्रुप है, यहां पर किंगडम को डिवाइड करा गया है, फिर भी ये तीनों जो ग्रुप्स बने एक ही लेवल के हैं, तो इनको सेम रैंक दिया गया है। आपको याद है फर्स्ट चैप्टर वाले वीडियोस? ओके, एक ही कैटेगरी के हैं ये 3 किंगडम्स, सॉरी ये 3 डोमेन्स एक ही कैटेगरी के हैं। मतलब कि आर्किया के जो मेंबर्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज जितनी है उतनी ही सिमिलैरिटीज बैक्टीरिया के मेंबर्स में हैं। ओके, उतनी ही सिमिलैरिटीज यूकैरिया के मेंबर्स में हैं। आपको कैटेगरीज याद है ना, सेल्स वाला? तो किसी एक लेवल में, किसी एक कैटेगरी में जो भी हम टैक्सा रखते हैं वे सिमिलर होते हैं इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग देम। स्टूडेंट्स याद रखो, कार्ल हुज ने कहा था कि यूकैरिया से बैक्टीरिया जितने डिफर होते हैं उतने ही डिफरेंट हैं आर्किया बैक्टीरिया से, ऐसे नहीं कि सिमिलर हैं। आप समझो, तभी उन्होंने क्या करा है, बैक्टीरिया से अलग कर दिए आर्किया को। पहले आर्किया भी बैक्टीरिया में ही, मतलब कि मोनेरा में ही इंक्लूड करे जाते थे, लेकिन काफ़ी डिफरेंट है ये उनका कहना है। तो फिर 3 डोमेन्स बन गए, जो 3 ग्रुप्स बने तीनों को रैंक दिया गया डोमेन का। हालांकि यह जो डोमेन है, ध्यान से सुनना, यह जो डोमेन है उसमें सबऑर्डिनेट लेवल के सेवरल टैक्सा है, किंगडम्स हैं। तो ये पॉलीटाइपिक टैक्सॉन है, जबकि बैक्टीरिया और आर्किया जो है इसमें किंगडम्स नहीं हैं, राइट? डायरेक्ट फाइला है, किंगडम होता ही नहीं है। किंगडम बैक्टीरिया, सॉरी, किंगडम डोमेन बैक्टीरिया का किंगडम भी आप समझ लो बैक्टीरिया ही है। तो मतलब कि ये मोनोटाइपिक टैक्सॉन है, यह भी मोनोटाइपिक टैक्सॉन है, सीधे फाइला में डिवाइड करा जाता है। जबकि यहाँ पर डोमेन यूकैरिया किंगडम्स में, और फिर ये जो किंगडम्स हैं फर्दर फाइला में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनको तो एक कर दिया, यूनिफाइंग कैरेक्टर क्या है? दे आर यूकैरियोट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सही है, लेकिन एक और कैरेक्टर है जो इन्हें यूनिफाई करता है। द सेम वे, इनको क्यों डिवाइड कर दिया, मोनेरेंस को क्यों डिवाइड कर दिया, राइट? तो ये हमें देखना है, क्यों मोनेरा को डिवाइड करा गया और क्यों इनको साथ में रखा गया, क्या है क्राइटेरियन? एक ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन है स्टूडेंट्स। दिस सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन डिफरेंसेस in the sequence of nucleotides in cells RNA, particularly 16S RNA, 16S rRNA। नाउ स्टूडेंट्स, यह जो है अगेन टेढ़ी कील है, पर्टिकुलरली आपके लिए। अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो, अभी अभी 10th पास करके आप आए हो, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है और आपके पास प्राइमरी नॉलेज नहीं है,
तो आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ से पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। से स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। से स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जैसे कि नाम है प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, मतलब कि उसमें कुछ नहीं होता है, कुछ होता है जो लैकिंग है। तो फिर पहले यूकैरियोटिक सेल पढ़ लेते हैं। तो यू मीन्स प्रॉपर, तो दे हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल आपने पढ़ा ही होगा कि उनका जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, तो पहले तो न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, देन देर आर न्यूक्लियोलाई, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होती हैं, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो गया। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियर एनवेलप से सराउंडेड नहीं होता है, सीधा जेनेटिक मटेरियल होता है, बस, नॉट सराउंडेड बाय एनी एनवेलप, और न्यूक्लियोलाई भी नहीं होती है। बस इतना आप समझ लो। तो ये हो गया प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ये हो गया वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। और एक चीज होती है स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारी, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी बॉडी। ओके, तो गोल्गी बॉडी, देन ये तो चलो ठीक है सेंट्रियोल, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन लाइसोसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लेकिन स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, दोनों सेल्स में होती है। राइबोसोम्स इनमें भी होते हैं और इनमें भी होते हैं। ओके, राइबोसोम्स बहुत सारे होते हैं, वैसे हमने बहुत कम ड्रॉ किया है, लेकिन ये राइबोसोम्स अगेन क्या होते हैं? तो राइबोसोम्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यह जो सिस्टम है, राइबोसोम्स में पाए जाने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं आरआरएनए, उन आरआरएनए में जो डिफरेंसेस होते हैं उस पे बेस्ड हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, पहले तो आप रिबोसोम क्या होता है, कैसे होती है, ये समझ लो। मैंने ऑलरेडी बताया कि दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन किस चीज से बने होते हैं? दे हैव प्रोटीन्स एंड आरएनए इन देयर स्ट्रक्चर। ओके, तो आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और हर एक रिबोसोम दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। ऐसे नहीं कि एक सब यूनिट आरएनए से बना है और दूसरा प्रोटीन से बना है, ऐसे नहीं होता है। दोनों सब यूनिट्स में आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक रिबोसोम और यूकैरियोटिक रिबोसोम अलग होते हैं ना। क्या डिफरेंस होता है? तो उनकी साइजेस अलग होती हैं। जो दो सब यूनिट्स हैं ना, दोनों में दो दो सब यूनिट्स हैं, लेकिन उनके साइजेस अलग होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक यूनिट है स्वेडबर्ग, जो आज की वीडियो में हम नहीं समझेंगे। एक्चुअली यह जो सब यूनिट्स हैं उनकी साइज़ कितनी है, उनकी डेंसिटी कितनी है, अकॉर्डिंगली जब उन्हें सेपरेट किया जाता है तो अलग अलग रेट से वो सेपरेट होते हैं। अकॉर्डिंगली उन्हें कुछ नंबर दिया जाता है जिसे कहते हैं स्वेडबर्ग, ऐसे आप समझ लो। तो स्वेडबर्ग का डिस्कशन हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि अगर यह सब यूनिट 50 स्वेडबर्ग का है, यह यूनिट 30 स्वेडबर्ग का है, मतलब कि उसके सेटल होने का रेट, लेकिन अगर साथ में है दोनों तो यह रेट बदल जाएगा, तो उसका स्वेडबर्ग अलग हो गया। ठीक है,
तो ये टोटल नहीं होगा 50 + 30 80 ऐसे नहीं होता है, वहाँ पर 60 + 40 100 नहीं होगा। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स वाले या फिर सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में यह चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रिबोसोम्स तो मैंने बता दिया है। तो लार्जर सब यूनिट 50s का और स्मॉलर सब यूनिट 30s का प्रोकैरियोटिक रिबोसोम में, और पूरा जो रिबोसोम है वो 70s। वैसे यहाँ पर यूकैरियोटिक रिबोसोम में लार्जर सब यूनिट 60 स्वैटबर्ग का और स्मॉलर सब यूनिट 40 स्वैटबर्ग का होता है, और पूरा रिबोसोम 80 स्वैटबर्ग का होता है। ऐसे बहुत सारे रिबोसोम्स साइटोप्लाज्म में होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि रिबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइट, नाउ आरएनए क्या है? नाउ स्टूडेंट्स, आपने डीएनए तो जरूर सुना होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वैसे ही होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ स्टूडेंट्स, ये डीएनए आरएनए दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेंटोस शुगर होता है, फिर नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट जुड़ा होता है। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इन कंपोनेंट्स का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। आपके एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 लाइंस में यह टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि ऐसे कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके पॉलीमराइज हो करके बनते हैं डीएनए आरएनए। ठीक है, तो अभी हम आरएनए पे फोकस करेंगे। तो आरएनए भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में ही होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन बेस हैं, ये 4 टाइप के होते हैं, और इनके नाम अगर आपको बताऊं, आरएनए वाले ही बता रहा हूं फिलहाल में, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आरएनए का अगर आप कोई एक मॉलिक्यूल देखोगे, तो यह 4 जो नाइट्रोजन बेस हैं आपको इनमें दिखाई देंगे। ओके, रिपीट नहीं होंगे, मतलब कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, रैंडमली होते हैं, लेकिन होते हैं, मतलब कि AGUCGAUUCJ ऐसे किसी भी रैंडम सीक्वेंस में आपको मिलते हैं। तो यह होता है आरएनए। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में रिबोसोम्स होते हैं, रिबोसोम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, और हर एक रिबोसोम में प्रोटीन और आरएनए होता है। अगेन स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यह जो आरएनए हैं राइबोसोम में, वे भी अलग अलग हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल आप ले लो, तो लार्जर सब यूनिट में जो राइबोसोम्स हैं, उनका भी स्वैटबर्ग निकालना, उनका भी सेडिमेंटेशन नंबर निकालना है। तो एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि 5 स्वैटबर्ग का होता है, फिर दूसरा होता है 23 स्वैटबर्ग का, और स्मॉलर सब यूनिट में जो आरएनए होता है वो 16 स्वैटबर्ग का होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक रिबोसोम में लार्जर सब यूनिट में 3 आरएनए होते हैं, 5 स्वैटबर्ग, 5.8 स्वैटबर्ग और 28 स्वैटबर्ग वाला, और लार्जर सब यूनिट में 18 स्वैटबर्ग वाला एक आरएनए होता है। यह सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, 12th में भी वापस आने वाला है, यह याद रख लो आप। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, यह जो साइंटिस्ट थे, ओके, कार्ल हुज और उसके साथी, उन्होंने क्या किया, पर्टिकुलरली कार्ल हुज ने क्या किया था कि पहले तो उन्होंने रिबोसोम में जो 5s वाला आरएनए है, मतलब कि यह वाला आरएनए दोनों में है, प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है। तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। लेकिन जो 5s आरएनए है, उसमें जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस, जैसे कि आपके नेम में जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं वो अलग है, मेरे नाम में अलग हैं।
हो सकता है कि आपका नाम भी 8 लेटर्स का हो, मेरा नाम भी 8 लेटर्स का हो, लेकिन अल्फ़ाबेट के लेटर्स अलग हो। तो वैसे ही उन्होंने कोशिश करी कि यह जो 5S वाला आरएनए हैं वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, उसमें सीक्वेंसेस कुछ अलग हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यह जो आरएनए है 5S, उसमें सिर्फ 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 120 न्यूक्लियोटाइड्स। तो उसमें वेरिएबिलिटी का के चांसेस कम हैं। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में उन्हें 5S आरएनए एक जैसा ही मिला, तो कोई डिफरेंस उनको नहीं मिला, लेकिन वे लगे रहे 10 सालों तक। फिर उन्होंने फोकस किया 16S आरएनए पर। 16S आरएनए और 18S आरएनए, उसको उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टूडेंट्स, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही आसान टेक्निक ढूंढ निकाली थी जिसको यूज़ करके आप आरएनए मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को आसानी से जान सकते हो। तो उन्होंने उस मेथड को यूज़ करके बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, प्रोकैरियोट्स में भी तो बहुत सारे हैं स्पीसीज, तो अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग बैक्टीरिया के 16 स्वेटबर्ग वाले आरएनए में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो फाइनली उन्हें कुछ बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस जिसे कहते हैं, आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो कुछ मिथेनोजेंस बैक्टीरिया उन्हें मिले जिनमें कि जो 16S वाला आरएनए था उसमें न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस थी वो बाकी बैक्टीरिया से अलग थी। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? डिफ़िकल्ट है थोड़ा सी। मानो कि बाकी बैक्टीरिया में सीक्वेंस है AGUC, AUGGA, ऐसी कोई सीक्वेंस है बाकी बैक्टीरिया के 60S आरएनए में। तो मिथेनोजेंस जो है उनमें यह सीक्वेंस अलग थी, कुछ जगह पर डिफरेंस था कि CA की जगह हो गया AG। ऑफ कोर्स यहाँ पर टोटल 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 16S आरएनए में, 1500। तो उन्होंने राइबोसोमल आरएनए जो है उसका स्टडी कंटिन्यू करा और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के राइबोसोमल आरएनए एक जैसे नहीं होते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं बहुत ही हायर लेवल की हैं। आप थोड़ा जेनेटिक्स पढ़ोगे, समझोगे मॉलिक्यूलर लेवल पर, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको ऐसे ही समझना है कि उन्होंने क्या करा था, क्या ऑब्जर्व किया था। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, वापस आ गए यहाँ पर। मोनेरा जो है, मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया हैं, विटेकर ने तो एक ही किंगडम बनाया था मोनेरा, राइट, लेकिन इन्होंने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका जो रिबोसोम वाला आरएनए है, ओके, पर्टिकुलरली 16S राइबोसोमल आरएनए, उसमें जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की वो अलग है। इनके जो राइबोसोमल आरएनए है 16S वाले, उसके सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस अलग हैं और बाकी यह सारे जो हैं इनकी सीक्वेंसेस अलग होती हैं, राइट। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पर करा था? रिबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए, राइबोसोमल आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होती हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा था। आप कहोगे स्टूडेंट्स कि ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस इनमें भी मिल जाएंगे आपस में, लेकिन स्टूडेंट्स यह मैंने बताया आपको कि आपके लेवल से बहुत ऊपर हैं, ओके। उन्होंने जो चीज़ समझाई थी, उनका कहना यह था कि रिबोसोम में पाए जाने वाले आरएनए के सीक्वेंसेस में जो डिफरेंसेस हैं, यह देख करके आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बैक्टीरिया प्रिमिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया बाद में इवॉल्व हुआ है। मतलब कि आप इवोल्यूशन को भी समझा सकते हो।
राइट। तो इवोल्यूशन को समझने के लिए यह सिस्टम काफ़ी यूज़फुल है। स्टूडेंट्स, काफ़ी साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनको यह चीज़ पसंद नहीं आई थी। जो एक किंगडम था ना, प्रोकैरियोटिक, एक ही किंगडम प्रोकैरियोटिक, जिसका नाम रखा गया था मोनेरा, उसको डिवाइड करना यह काफ़ी साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया था। आपकी बुक में फर्स्ट यूनिट के बिगिनिंग में ही इन साइंटिस्ट का फोटो है, ऑन्स मेयर, ओके, इज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ओके, इन्हें भी यह चीज़ पसंद नहीं आई थी, उन्होंने भी मना कर दिया था। सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं स्टूडेंट्स, न्यूज़पेपर्स में भी इनके अगेंस्ट बहुत सारे मतलब कि मजाक किए जाते थे, इन्हें क्रैक कहा जाता था कि इनकी सटक गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ये लगे रहे, लेकिन आज हर कोई मानता है कि ये जो मेथड है, ये जो सिस्टम है काफ़ी यूज़फुल है। ये काफ़ी मॉडर्न साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, कार्ल हुज, और जस्ट आज से 10 साल पहले अप्रॉक्स, दैट इज़ 30th दिसंबर 2013 में उनकी डेथ हो गई। तो स्टूडेंट्स, यह था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। आई होप you enjoyed and see you in the next video. Until then, bye bye, take care.